नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वो है रासो साहित्य, जिसमें कि हम आज रचना करा रहे हैं परमाल रासो। और आदिकाल में दोस्तों हम जितने भी आदिकाल के भी हमें भाग हैं, जितने भी सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, राज साहित्य है, लौकिक साहित्य है, गद्य साहित्य, ये सब हम करा चुके हैं। बस अब आखिरी है ये रासो साहित्य, जिसमें कि हम पहले ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं इस पर। और ये आज हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम रासो साहित्य के परमाल रासों के बारे में आज चर्चा करेंगे। 1-2 वीडियो और बनाएंगे दोस्तों, फिर उसके बाद हमारी ये रासो साहित्य समाप्त हो जाएगा, फिर भक्ति काल पर हम चलेंगे। तो परमाल रासों पर हम चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले इनके जो रचयिता हैं वो हैं, बात करते हैं जगनिक, इनके रचयिता हैं इस रचना के। और रचना काल दोस्तों 1230 ईस्वी है, 1230 विक्रम संवत है, माफ़ करना। और 1173 ईस्वी में मानी जाएगी, ईस्वी की बात करते हैं। तो इसमें कोई मतभेद नहीं है दोस्तों, ये शुक्ल जी का दिया हुआ मत है और बाकी सभी ने इसको, सब लोग ही इसका रचना काल जो समय है वो संवत 1230 ही मानते हैं। तो सर्वसम्मति से एक ही है, इसमें कोई विशल देव रासो की तरह कोई मतभेद नहीं है। ठीक है। और अगर बात करते थे काव्य रूप की दोस्तों, तो ये एक गेय मुक्तक रचना है, एक गेय मुक्तक रचना है। ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाशन की। तो दोस्तों प्रकाशन कैसे, किस प्रकार से हुआ दोस्तों, ये जो रचना जगनिक ने लिखी थी परमाल रासो, वो मूल रचना तो दोस्तों आज तक कभी किसी को नहीं मिली, वो तो लुप्त हो गई। ठीक है। परंतु उसके जो पद थे, जो उसके छंद हैं, पद हैं, वो गेय रूप में अक्सर लोग गाते रहते थे। और वर्षा ऋतु में अक्सर ये आला उदल के नाम से, एक आला खंड के नाम से गाए जाते रहे थे। तो इसी प्रकार से इसका फिर प्रकाशन आगे जो हुआ मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम दोस्तों इस रचना का जो प्रकाशन है, फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आला खंड के नाम से करवाया था। ठीक है। तो सर्वप्रथम इसका जो प्रकाशन हुआ वो किस नाम से हुआ था? आला खंड के नाम से हुआ था। और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि परमाल रासो को किस और नाम से जाना जाता है, तो वो आला खंड या आला खंड किस रासो ग्रंथ के अंतर्गत आता है, तो वो है परमाल रासो। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। और इसके बाद दोस्तों इसका वाटरफील्ड ने इस रचना का अंग्रेजी अनुवाद भी किया था। यानी कि रचना इतनी फेमस रही थी या इतनी प्रसिद्ध रही थी कि इसका फिर दोबारा से अंग्रेजी में अनुवाद भी कराया था, वो वाटरफील्ड ने कराया था। तो सर्वप्रथम फर्रुखाबाद से प्रकाशन तत्कालीन जो कलेक्टर थे वहाँ के चार्ल्स इलियट, उन्होंने इसका प्रकाशन आला खंड के नाम से 1865 में कराया। फिर जब इसकी इतनी लोकप्रियता बढ़ती गई, तो दोस्तों इसी कारण फिर इसके उपरांत सन 1920 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसका परमाल रासो के नाम से नागरिक प्रसारण द्वारा प्रकाशन पुनः करवाया। जिस परमाल रासो को हम जानते हैं दोस्तों, वो परमाल रासो फिर श्याम सुंदर दास ने 1920 ईस्वी में करवाई थी, और वो नागरिक प्रसारण सभा के द्वारा, काशी के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों इस रचना के कथानक की। तो कथानक दोस्तों इस प्रकार से, इस रचना में कलिंगर के शासक परमर्दी देव दोस्तों, मूल नाम, सही नाम परमर्दी देव तत्सम नाम है, और इसको तद्भव नाम में दिया गया है, परमाल के नाम से बोल देते हैं। तो परमर्दी देव जो राजा हैं, उनके 2 सरदार, वीर सरदार थे, जो उनके यहाँ पर उनकी सेना में थे, आला और उदल। उनकी वीरता का चित्रण इस रचना में किया गया है। तो इनके जो वीर सरदार जो उनके सेना में थे, आला और उदल, इसकी बहुत सारी दोस्तों दंत कथाएँ भी हैं। आला उदल के ऊपर बहुत सारी कथाएँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं आला उदल को, और उनके मरने के लिए बहुत सारी और अन्य भी कहानियाँ हैं कि वो कैसे मरे थे, क्या बातें हुई थी। वो वीरता की कहानी उनकी थी, ये बहुत वीर सरदार थे दोनों। तो ये जो कथानक है, पूरा कथानक, वो उनकी वीर, इसी पर आला उदल की वीरता पर ही चित्रण है। ये दोनों सरदार महोबा के रहने वाले थे, और दोनों ही सरदार जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जो परमर्दी देव का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में वो दोनों वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ इनका युद्ध हुआ था दोस्तों, और आप कीजिएगा, उस युद्ध में ये दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। तो इनकी वीरता की कहानी, यानी वीरता के जो पद हैं, इसमें दिए गए हैं। अब कुछ और विशेष बिंदु दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, विशेष तथ्य, विशेष बिंदु और आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो जो इस प्रकार है, इस रचना में बनाफरों की बामन लड़ाइयों का वर्णन है दोस्तों। इसमें जो है बनाफरों की बामन लड़ाइयों का वर्णन है इस रचना में। ठीक है। तो ये बनाफरों, और ये बनाफर क्या है दोस्तों मैं बताऊँ, यह रचना छत्तीसगढ़ी की उपबोली बनाफरी में रचित है। तो दोस्तों बनाफरी जो है वो क्षेत्र का नाम है, बनाफर। तो उस क्षेत्र की बोली को बनाफरी कहा जाता है, और बनाफरों की बामन लड़ाइयों का वर्णन इस रचना में किया गया है, जिसमें कि वीरता पूर्वक लड़ाइयाँ लड़ी हैं सरदारों ने।
अब बात करते हैं दोस्तों क्षेत्र की, तो ये बैसवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड के आसपास यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसे हम कहते हैं के क्षेत्र में वर्षा ऋतु में इनके पद आज भी गाए जाते हैं। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आला उदल के जो खंड है वो किस क्षेत्र में कहाँ अक्सर गाए जाते हैं दोस्तों। तो ये वो क्षेत्र है जो मैंने आपको बताया पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जो बैसवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर ये पद जो है आज भी गाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों इस रचना को अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है, इस रचना को अर्ध प्रमाणिक माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साथ ही इस एक दोस्तों इस रचना की पंक्ति जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही फेमस है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि ये रचना ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो परमाल रासो से ली गई है दोस्तों, या आलाखंड से ली गई है। वो है पंक्ति इस प्रकार है, 12 बरस ले कुकर जीवे। कुकर, ये कुकर है दोस्तों, कुत्ते का मतलब है दोस्तों यहाँ से। 12 बरस ले कुकर जीवे, 13 बरस लो तेरे लियो सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो दोस्तों इसका कहने का तात्पर्य इस पर है कि जो कुत्ता है उसकी जो उम्र होती है वो 12 वर्ष तक जीता है, और जो सियार होता है वो 13 वर्ष तक जीता है। ठीक है, और बरस क्षत्रिय जो होता है वो 18 वर्ष तक जीता है, और अगर उसके बाद क्षत्रिय जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार है, उसे जीना नहीं चाहिए। ये कहना, ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है इस परमाल रासो की और आलाखंड से ली गई दोस्तों। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों परमाल रासो में मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है, इतना ही आएगा, और आगे जो बीसव देव रासो भी 2 रचना और रहेगी दोस्तों, वो मैं अभी बहुत जल्दी आपको करा दूंगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो ऑलरेडी मैं पहले से करा ही चुका हूँ, आप वो मेरी यूनिट 5 में देख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके अब इससे बताते रहें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें। जितना बड़ा यूट्यूब परिवार हमारा होगा दोस्तों, उतना ही अच्छी और भी गहराई से मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स से और सुंदर वीडियो बना के देता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर।